साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान शांत समारोह में आप सभी को शुभकामना देने के लिए उपस्थित उत्तराखंड के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक और आज गुरुकुल कांगड़ी के 113वें दीक्षांत समारंभ में दीक्षित होकर समाज के अंदर जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हो। प्रभु श्री राम के जन्मदिन के दिन ही, भैया थोड़ा दीक्षांत समारंभ में नारे वगैरह मत लगाइए, जन्मदिन के दिन ही आप सभी यहां से शिक्षार्थी से आपका जीवन समाप्त कर दीक्षित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है। जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक जीवन में गुरु आप सभी लोग मौका मिला है। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिधर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहां की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं
कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो दीक्षित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास में महर्षि दयानंद के 200वें जन्मदिन वाला बैच हमेशा याद रहेगा। आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष का बैच भी हमेशा के लिए याद रहेगा, और आप सबके जीवन में यह भी हमेशा याद रहेगा कि आप आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की बैच के दीक्षित विद्यार्थी होकर अब समाज जीवन में जा रहे हैं। आज यहां पर 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहां से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियां भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं। ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और आज यहां से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हुबहू जमीन पर उतारने का काम किया। जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की, शिक्षा के बोध को जागरूक और संरक्षित किया, मातृभाषा में शिक्षा का अलख जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। मित्रों, आज गौरवशाली आर्य परंपरा के संरक्षक के नाते, वैदिक शिक्षा के दूत के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी को मैं मन से बहुत आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजों की चुंगाल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का विज्ञान और इसके साथ आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया है। तैतरीय उपनिषद को आपके कुलपति महोदय पढ़ रहे थे। वो तैतरीय उपनिषद में पंचकोश के माध्यम से जिस विद्या पद्धति को व्याख्यायित किया गया, वो विद्या पद्धति को पुनर्जीवित करने में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। और ये 121 साल का कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना वाला है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मित्रों, आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, उसका पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के गत शैक्षणिक सत्रों में 870 से ज्यादा शोध पत्र रजिस्टर किए गए और 9 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। वो बताते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का सुभग संगम आज कांगड़ी गुरुकुल ने किया है। मैं कुलाधिपति,
कुलपति महोदय और सभी गुरुजनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से दीक्षित होकर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के संदेश को हमेशा अपने मन से लगाकर रखिएगा। अपने कर्तृत्व में दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा। आत्मा के कल्याण का वही एकमात्र मार्ग है, वही मार्ग पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गया है, परंतु मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर जो आए हैं वो शिक्षा नीति के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये हमारे देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें दयानंद जी की एक्सेसिबल शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा का समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा के संदेश को ये शिक्षा नीति चरितार्थ करती है, और लाला लाजपत राय का एजुकेशन फॉर ऑल का संदेश भी ये शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है, और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है, और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जेईई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, या आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, आपकी मातृभाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, और आप इसके माध्यम से उत्तीर्ण होकर देश के विकास में आपका योगदान भी दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति को हमने स्ट्रीमलेस बनाया है और क्लासलेस बनाया है। पहले जो साइंस लेते थे उनको देश के इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जो आर्ट्स लेते थे उनको विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और जो विज्ञान लेते थे उनको कला को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। हमने इसको स्ट्रीमलेस भी बनाया है, क्लासलेस भी बनाया है, और किसी भी बच्चे को अपने अंदर पड़ी हुई क्षमता को बाहर निकालने का भी हमने काम किया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ये शिक्षा नीति का एक विशेष अंग है। 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल की पढ़ाई करोगे तो रिसर्च मिल जाएगा। हर स्तर पर बच्चा एग्जिट भी कर सकता है, एंट्री भी कर सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की है कि मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के खड़े होकर हमारे युवा समग्र विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके, और मां भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो। मित्रों, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने आप लोगों के लिए ढेर सारे मौके सृजित किए हैं। 2016 में इस देश में
724 स्टार्टअप थे, सिर्फ 724, और 2022 में वो स्टार्टअप की संख्या 724 से बढ़कर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में बने हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कोरोना काल में बने हैं। 107 स्टार्टअप 2016 के पहले सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 107 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की क्लब में शामिल हो चुके हैं। और मित्रों, यहां ढेर सारी छात्राएं भी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं 44% स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। महिलाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ये इसका परिचय है। और हम सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। ये जो स्टार्टअप है, इसमें करीब करीब 50% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर के शहर से आते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का मौका है। देश में पहले पेटेंट रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत कम थी। 2013-14 में 3,000 पेटेंट के आवेदन जाते थे। 2021-22 में 3,000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन भारत से हुई है। और पहले 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे। 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 पेटेंट रजिस्टर करने का काम भारत के युवाओं ने किया है। मित्रों, IITs, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। आज मैं युवाओं को कहने आया हूं, इतने उत्कृष्ट संस्थान में पढ़ लिख कर आप डिग्री लेकर बाहर जा रहे हैं। आपके लिए समग्र विश्व की क्षितिजों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोल कर रखा है। मोदी जी ने भारत और भारतीयता दोनों के गौरव को विश्व भर में बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे प्रश्न जो देश की सुरक्षा से जुड़े थे, कभी भी हल नहीं होते थे, ऐसे लगते थे। मोदी जी ने इसको चुटकी बजाकर हल किया है। धारा 370 हटाना हो या देश को सुरक्षित करना हो, देश को 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाना हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, और आए दिन आतंकवादी हमले करने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर सबक सिखाना हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरा सभागार युवाओं से भरा हुआ है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि जब देश की आजादी की शताब्दी हो तब ये 25 साल में 130 करोड़ भारतीयों ने पुरुषार्थ कर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समग्र विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम हमारा है और युवाओं की इसमें विशेष जिम्मेदारी है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहता हूं, आज आप यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं। महर्षि दयानंद की कल्पना का भारत, स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए आपके बाकी के जीवन भर यत्न करते रहे, यही मेरी आपसे विनती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में हिमालय से भी ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें और आपके पुरुषार्थ से भारत को विश्व में सबसे आगे पहुंचाने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।